हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी के इस महत्वपूर्ण 80 क्वेश्चंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने देखने वाले। जैसे देखो, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, संविधान के भागों से संबंधित है कि ये सूची फर्स्ट में तो दिए हुए हैं संविधान के भाग और सूची सेकंड में दिए हुए हैं प्रावधान, यानी जो भागों में प्रावधान है उनका मिलान करना है कि किस भाग में कौन सा प्रावधान है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है, इसमें पहला देखो ए है, इसमें भाग 4 का। तो भाग 4 का में आपने पढ़ा होगा, तो उस हिसाब से लगाना कौन सा होगा। फिर है भाग 3, भाग 8, फिर है भाग 4, फिर उसके बाद है भाग 9 का। तो आपको बता दूं, भाग 4 का में आपने पढ़ा होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और जब ये जोड़े गए थे तो उस टाइम ओनली 10 जोड़े गए थे, उसके बाद 11वां जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और जो मूल संविधान था उसमें कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था। ठीक है, तो याद रखना ए का हो जाएगा फर्स्ट। और भाग 3 बताओ, भाग 3 नहीं, भाग 8 जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, संघ राज्य यूटी, जैसे संघ का जो संघ से संबंधित प्रावधान है वो भाग 5 में, भाग 6 में संविधान के भाग 6 में राज्य से संबंधित, और भाग 7 जो है वो निश्चित पड़ा हुआ है, और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी केंद्र शासित प्रदेश। तो बी का हो जाएगा 2। और भाग 4 बताओ, भाग 4 है नगर पालिकाओं से, नहीं भाग 4 बताओ नगर पालिकाओं से, तो भाग 9 का है जो 74 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भाग 4 तो आपके सामने उससे संबंधित है, क्या बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, लेकिन इसमें प्रावधान है पंचायती राज व्यवस्थाओं का। तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 40 के बारे में। तो 40 में व्यवस्था की गई कि राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य में पंचायती राज्य स्थापित करे। ठीक है, तो आर्टिकल 40 के अकॉर्डिंग ये भाग 4 में पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, और भाग 9 का या 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है, भाग 9 है नगर पंचायतों से, उससे पंचायतों से संबंधित है, और नगर पालिकाओं से भाग 9A या 9 का, और 9B है सहकारी समितियों से। ठीक है, याद रखना। तो ए बी मतलब लगातार हो जाएंगे 1 2 3 4, तो इस वजह से इसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित पशुओं से क्रूरता की रोकथाम खाली जगह सूची का विषय है। बताओ, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित पशुओं से क्रूरता की रोकथाम, यानी पशुओं पर जो क्रूरता होती है उसको रोकथाम से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में, बताओ किस अनुसूची के अंतर्गत उसका विषय है। जैसे आपने पढ़ा होगा संविधान में 3 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, पता होगा, हमने पढ़ा होगा ये अच्छे से। और संघ सूची और राज्य सूची। तो ये बता दूं, ये जो पशुओं से क्रूरता की रोकथाम का ये प्रावधान है, ये समवर्ती सूची से संबंधित है, याद रख लेना, समवर्ती सूची इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित वन खाली जगह किस सूची का विषय है। बताइए, वन के बारे में बताओ। वन के बारे में भी बता दूं आपको अच्छे से, और शायद पता हो आपको कि 42वां संविधान से ही संबंधित है ये वन जो है। पहले ये संघ सूची का विषय था। ठीक है, देखो जल्दी में गलती हो जाती है, लेकिन आप अपने ध्यान से कर सकते हो। ये जो वन है पहले संघ सूची का विषय नहीं होकर के ये राज्य सूची का विषय था। मैं जल्दी में बोल जाता हूँ, तो याद रखना, ये पहले वन जो था ये राज्य सूची के अंतर्गत आता था। ठीक है, राज्य सूची की जो विषय हैं, लेकिन 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है,
तो इसके द्वारा 5 विषय राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। और जो विषय डाले गए थे उसमें पहला था फॉरेस्ट, दूसरा था एजुकेशन, तीसरा था माप एंड तोल, ठीक है, माप और तोल याद रख लेना, और चौथा था वन्यजीव संरक्षण, और पांचवा था आपके सामने जनसंख्या, जगह कम है तो मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। तो ये 5 विषय राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो याद रखना ये 1 जो है इस टाइम समवर्ती सूची का विषय है, तो इस वजह से इसका भी ऑप्शन डी सही है, याद रखना। संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? भाग 4 में देखो ऑप्शन देखते हैं पहले कि जैसे मूल अधिकार हैं भाग 3 में दिए गए हैं, ठीक है। भाग 3 में आर्टिकल 15 उससे 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक। नागरिकता भाग 2 में 5 से लेकर के 11 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो ये दिए गए हैं भाग 4 में, ठीक है, ये आंसर है इसका। तो याद रख लेना भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, ठीक है, 51 का तक बोल सकते हो, नहीं वो आर्टिकल 36 से 51 तक, क्योंकि वो तो भाग 4A में हो जाएगा 51 का, याद रखना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 5 है आगे, गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो इसके बारे में बता दूं कि आप सभी जानते हो गणतंत्र में जो शक्ति होती है जनता के पास होती है अंतिम शक्ति, क्योंकि जनता के द्वारा, यानी जैसे वो जो हुए थे क्या बोलते हैं अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति जो हुए थे, उन्होंने कहा था लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र या गणतंत्र कुछ भी समझ लो, कि यह जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन होता है। यानी जनता के ऊपर ही डिपेंड होता है कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है और किसको हटाना है, ठीक है। तो किसको शासक बनाना है, किसको हटाना है, किसकी सरकार बनानी है, किसकी गिरानी है, तो यह सब कुछ हाथ में जो होता है सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है, ठीक है, याद रखना। अंतिम शक्ति गणतंत्र की जनता के पास होती है। भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप में घोषित करता है सिवाय किसके? बताओ, भारत का संविधान जो है निम्नलिखित में से एक है जो जिसके सिवाय भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। बताइए किस रूप में घोषित करता है, सिवाय एक के रूप में नहीं करता है। क्या साम्यवादी है भारतीय संविधान? जो भारतीय संविधान में कहीं साम्यवादी का उल्लेख है? लोकतांत्रिक है, गणराज्य, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है? बताओ। आप में से किसी ने अगर संविधान की जो प्रस्तावना है या उद्देशिका को अच्छे से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, दिक्कत नहीं होगी। क्या साम्यवादी शब्द का कहीं भी आपने इस्तेमाल देखा है प्रस्तावना में? तो बता दूं, ये बाकी तीनों शब्द तो प्रस्तावना में हैं, लेकिन ये जो साम्यवादी शब्द है ये तो रूस से संबंधित है, याद रखना। तो साम्यवादी का तो कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है, यही संबंधित नहीं है भारतीय संविधान से, बाकी तीनों शब्द हैं। जैसे आपको अभी दिखा देता हूँ प्रस्तावना के बारे में, कि जैसे देखो प्रस्तावना है आपके सामने, या इसे उद्देशिका भी कहते हैं, इसी को प्रस्तावना कहते हैं, याद रखना। और इसको जो प्रस्तुत किया गया था, यानी उद्देश्य प्रस्ताव को भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रस्ताव को पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, याद रखना। जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, उसी के अंतर्गत उद्देश्य प्रस्ताव को भीमराव अंबेडकर नहीं, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जल्दी में बोल जाता हूँ, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, याद रखना। संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी 9 दिसंबर 1940 को, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1940 को, फिर तीसरी हुई थी 13 दिसंबर 1940 को, याद रखना। तीसरी बैठक के अंतर्गत ही इसे पेश किया गया था, ठीक है। तो संविधान की इस प्रस्तावना को देखो कि इसमें उल्लेख है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख यानी 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को या फिर इसे मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, इसे याद ना करो तो भी चलेगा, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आप देखो इस प्रस्तावना को अच्छे से 4-5 बार रिवाइज करो। मैं तो कहता हूँ जितनी बार रिवाइज करोगे उतने ही अच्छे से हो जाएगी। मैंने जब ये याद की थी तो 4-5 बार ही की थी, मुझे तभी याद हो गई थी, और फिर आप पढ़ते रहोगे तो फिर अपने आप करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, वैसे ही हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना इससे संबंधित जैसे इसमें ये स्वतंत्रता, न्याय और ये जो 3-4 वर्ण हैं स्टार्टिंग में, ये सभी पूछे जाते हैं कि क्या इसका उल्लेख है, तो आसानी से कर देते हैं। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है आगे इसमें, भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किए जाने का क्या अर्थ है? बताओ, जो भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसका क्या अर्थ है? क्या इसका धार्मिक पूजा पाठ की अनुमति नहीं है? इसके अंतर्गत राज्य द्वारा धर्म को संरक्षण देना है, धर्म नागरिक का व्यक्तिगत मामला है, राज्य इसमें किसी भी प्रकार भेदभाव नहीं करेगा, या इनमें से कोई नहीं? बताओ, भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किए जाने का क्या अर्थ है? बताओ। धर्मनिरपेक्ष का मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि धर्मनिरपेक्ष यानी भारत में जो है कोई भी किसी भी धर्म को कोई भी समर्थन नहीं दिया गया है, यानी सभी धर्म समान हैं। ठीक है, किसी भी धर्म का कोई पक्ष नहीं लिया जाएगा, सभी समान हैं। तो बताओ, ऑप्शन अपने हिसाब से बताओ। क्या धार्मिक पूजा पाठ की अनुमति नहीं है? गलत है। राज्य द्वारा धर्म को संरक्षण देना, या धर्म नागरिकता का व्यक्तिगत मामला है, राज्य इसमें किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा। तो बता दूं, इसका ये ऑप्शन सी ही सही है बिल्कुल, क्योंकि राज्य का जो है यानी धर्म नागरिक का व्यक्तिगत मामला है, राज्य इसमें कोई भी हस्तक्षेप या भेदभाव नहीं करेगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है आगे, वह प्रथम देश कौन सा है जिसने प्रस्तावना को संविधान में लिखित रूप से शामिल किया था? बताओ, कौन सा देश है पहला जहां पर संविधान में प्रस्तावना को लिखित रूप में शामिल किया गया था? अमेरिका, भारत, ब्रिटेन या कनाडा? बताओ आपके हिसाब से कौन सा देश है, उस देश का कौन से देश का संविधान है जिसमें लिखित रूप में यानी लिखित रूप में संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था? तो बता दूं, जो सबसे विश्व का लिखित संविधान यानी लिखा हुआ सबसे पुराना संविधान है विश्व का, वो अमेरिका का संविधान है, याद रखना। इंडिया का सबसे पुराना नहीं है, सबसे पुराना है यूएसए का। इंडिया का तो सबसे बड़ा है। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 14 वो क्या बोलते हैं, 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग, 395 अनुच्छेद थे इसमें। ठीक है, याद रखना। तो बता दूं, सबसे पुराना है ये अमेरिका का, जिसमें लिखित संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। आपको मैंने जो लक्ष्मीकांत पॉलिटी की जो क्लास चल रही है उसमें मैंने बताया था कि जो विदेशी स्रोत यानी विदेशों से जो संविधान में स्रोत लिए गए, जो प्रावधान लिए गए, तो स्रोतों के बारे में बताया था। जैसे यूएसए के बारे में बताया था मैंने कि यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए। ठीक है, मौलिक अधिकार, एक सेकंड, मौलिक अधिकार यूएसए से। ठीक है, उसके अलावा लिया गया था संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्रता और प्रस्तावना भी। ठीक है, याद रखना। उसके अलावा राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सभी यूएसए से लिए गए। ठीक है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है आगे, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर खाली जगह सूची का विषय बताओ। भवनों और भूमि पर कर किस सूची के अंतर्गत आता है? जो भवनों और भूमि पर कर जो लगता है ये किस सूची के अंतर्गत आता है?
आपको पता होगा कृषि कृषि किस सूची से संबंधित है, ये बताओ पहले बताओ, कृषि किस सूची से संबंधित है, तो उसी हिसाब से कर सकते हो, भूमि पर और भवनों पर। तो याद रखना, भूमि और भवनों पर लगने वाला जो कर है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत। और ये जो भूमि है ये भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो मेला होते हैं गांव में, जो मेले होते हैं, ठीक है, या फिर कोई फंक्शन वगैरह होते हैं, तो उन पर भी जो कर लगता है वो भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है, याद रख लेना। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची बताओ, पहले संविधान संशोधन के द्वारा, 8वें संविधान संशोधन के द्वारा, 9वें संविधान या 42वें संविधान के द्वारा, बताओ। चलो देखो, जैसे ये पहला संविधान संशोधन हुआ था तो 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन, और इसी के अंतर्गत ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है, याद रख लेना। लेकिन जब ये जोड़ी गई थी तो इसमें कोई भी विषय डाल दिया जाता था या पहले से थे तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। लेकिन फिर संविधान संशोधन हुआ था, एक हुआ था फिर संविधान संशोधन, शायद 24वां हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन? इसमें मुझे संविधान संशोधन तो क्लियर याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि जो ये 9वीं अनुसूची थी, ये वामन राव बनाम भारत संघ का मामला हुआ था 1981 में। यानी वामन राव बनाम भारत संघ का मामला जो 1981 में हुआ था, उसके तहत इसमें घोषणा की गई थी कि 9वीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत लाया जाता है। यानी वामन राव बनाम भारत संघ मामले के तहत ही 1981 में इसको 9वीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत लाया गया। और इसमें कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी प्रावधान इस 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे उन सभी की न्यायिक समीक्षा की जाएगी, ठीक है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के जो भी प्रावधान 9वीं अनुसूची में होंगे उनकी आज भी कोई न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, याद रख लेना, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? तो याद रखना, ये इसको जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन के द्वारा। कब जोड़ा गया था? पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सट्टेबाजी और जुआ किस सूची के विषय हैं? बताओ, सट्टेबाजी और जुआ किस सूची के अंतर्गत आते हैं 7वीं अनुसूची में? जैसे आपने 12 अनुसूचियां पढ़ी होंगी, तो जिसमें 12 अनुसूचियां हैं आपने पढ़ी होंगी अच्छे से। जैसे पहली अनुसूची है वो भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, याद रखना। दूसरी अनुसूची है पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत दिया हुआ है शपथ, यानी शपथ ग्रहण से संबंधित है जो भी पदाधिकारी हैं। लेकिन इसमें शामिल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को नहीं किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए अलग अलग आर्टिकल दिए हुए हैं जिसमें उनकी शपथ से संबंधित प्रावधान है। फिर चौथी अनुसूची संबंधित है जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है उससे संबंधित है, यानी राज्यसभा में जो सदस्यों का आवंटन होता है उससे संबंधित है, याद रखना। और वो जनसंख्या के आधार पर आवंटित किए जाते हैं, याद रखना। और 5वीं अनुसूची संबंधित है आपकी, एक सेकंड ये कर लेता हूँ। 5वीं अनुसूची जो है SC और ST से संबंधित है, ठीक है, इनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित। और 6ठी अनुसूची है आपकी, 6ठी अनुसूची जो विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हैं, जैसे 4 राज्य हैं, उत्तर पूर्वी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन चारों राज्यों के लिए प्रावधान 6ठी अनुसूची में किए गए हैं। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये तीनों प्रकार की जो क्या बोलते हैं तीनों सूचियां हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इस सभी का प्रावधान किया गया है 7वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची संबंधित है जो राजभाषा, वो जो भाषाएं हैं टोटली संविधान में 22 भाषा, उससे संबंधित है। जो मूल संविधान था उसमें तो मात्र 14 भाषाएं थी, उसके बाद 3 संविधान संशोधन हुए जिसके द्वारा ये बाकी भाषाएं जोड़ी गई। जैसे इसमें पहला संविधान संशोधन हुआ था 1967 में 21वां,
तो उसके तहत संविधान में जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा, याद रखना। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। उसके बाद हुआ था आपका 67वां संविधान, नहीं 67 नहीं, 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। 71वां हुआ 1992 में, और इसके द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है। फिर इसके बाद हुआ था 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ, और इसके द्वारा बोडो, डोंगली और मैथिली, संताली, ये 4 भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है। इसके बाद 9वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं, एक बार इन्हें मिटा देता हूँ। ठीक है। 9वीं अनुसूची संबंधित है, आपको बता दिया मैंने अच्छे से, भूमि सुधार से संबंधित है। और ये मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियाँ थी ओनली ये 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। फिर इसके बाद 10वीं अनुसूची, ये दल बदल से संबंधित है, याद रख लेना अच्छे से। और इसे 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, इसको 10वीं अनुसूची को याद रखना। और कोई बता सकता है कि 10वीं अनुसूची जब जोड़ी गई थी तो इसके द्वारा 2 अनुच्छेदों में ये प्रावधान किए गए थे। ठीक है। जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसके द्वारा 2 अनुच्छेदों में, 2 आर्टिकल में, तो बता दूं 302 का 2 और आर्टिकल 191 का 2, ये 2 आर्टिकल थे जिसमें परिवर्तन किए गए थे। ठीक है, याद रखना। उसके बाद 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992-93 में जोड़ा गया था इसे, और ये ग्राम पंचायतों से संबंधित थी, याद रखना। और फिर लास्ट और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, यह 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 92-93 में ही जोड़ा गया इसे, यह नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, याद रख लेना। ये जो पंचायतों की ये जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, इसमें तो कुल 29 विषय हैं, और जो 12वीं है इसमें 18 विषय हैं, याद रख लेना, यह भी पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना सट्टेबाजी और जुआ ये आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत, याद रखना सट्टेबाजी और जुआ राज्य सूची के अंतर्गत। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इस टाइम तो कुल 12 अनुसूचियां हैं, और जो मूल संविधान था ये भी पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में कितनी भाषा थी, वो कितनी अनुसूचियां थी। तो याद रखना मूल संविधान में तो 8 थी, लेकिन वर्तमान में 12 हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आगे, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। बताओ, देखो दोबारा देखो, अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। अब आपके सामने ये चार ये तो वो दिए हुए हैं 4 शब्द, तो बताओ ये कौन से 4 शब्द संविधान में है? ठीक है, क्या न्याय, स्वतंत्रता, समानता या बंधुता? देखो इन चारों वर्डों के बारे में मैं अच्छे से बता दूं आप सभी को, कि जैसे ये आपके सामने दिया हुआ है न्याय, पहला वर्ड है न्याय। तो न्याय के बारे में बता देता हूं कि जो न्याय है 3 प्रकार का न्याय है संविधान में। ठीक है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, यानी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय का प्रावधान है संविधान में। और ये जो तीनों प्रकार का न्याय है 1917 की जो रूस की क्रांति हुई थी, ठीक है, याद रखना 1917 में हुई थी रूस की क्रांति, तो उससे लिए गए थे ये तीनों न्याय। ठीक है, याद रखना न्याय कहाँ से लिया गया पूछा जा सकता है, तो न्याय का प्रावधान लिया गया भारतीय संविधान में रूस से। और ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये तीनों शब्द लिए गए फ्रांस की क्रांति से। अब मुझे ये बता दो आप कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? अगर कोई बता दे मुझे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई तो मैं उसे मान जाऊंगा कि वो फ्रांस की क्रांति के बारे में जानता है कुछ। बता दो मुझे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो बता दूं ये तीनों वर्ड लिए गए थे फ्रांस की क्रांति से, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है, याद रखना। तो ये चारों ही संविधान में दिए हुए हैं, और इसी वजह से भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं है, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, याद रखना। ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 14,
इसके बारे में बता दूं मैं पहले क्वेश्चन के बारे में कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो 1789 को हुई थी, याद रखना। कब हुई थी? 1789 को। फ्रांस की क्रांति 1789 को हुई थी। एक बास्तील का किला था, बास्तील का किला। इस किले पर फ्रांस की जनता ने आक्रमण कर दिया था, तो इसी वजह से स्टार्टिंग हुई थी, याद रखना, इस फ्रांस की क्रांति की। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया? बताइए, जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें संशोधन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? क्या तीसरे संविधान संशोधन के द्वारा, 40वें, 42वें या चौथे? तो इसमें बता दूं एकमात्र संविधान संशोधन है 42वां, इसी के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। ठीक है, 1976 को हुआ था ये 42वां, और इसी 42वें संविधान को मिनी संविधान भी कहा जाता है, याद रखना। इसके द्वारा बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण पॉइंट जोड़े गए थे, उसमें प्रावधान जोड़े गए थे संविधान में, याद रखना, और काफ़ी संशोधन भी हुआ था इसके द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, बताओ, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धार्मिक राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पूंजीवादी राज्य है या कुलीन तंत्र राज्य है? देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है प्रस्तावना, तो इसी वजह से मैं आप सभी से कहता हूं कि प्रस्तावना को अच्छे से रट लो। ठीक है, कहीं पर धार्मिक राज्य ये वर्ड देखा है प्रस्तावना में, कहीं पर पूंजीवादी देखा है, कहीं पर कुलीन तंत्र देखा है, धर्मनिरपेक्ष तो देखा है, तो उसी वजह से आंसर हो जाता है भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, ऑप्शन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम संविधान में कहाँ देख सकते हैं? बताइए, जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हैं उन्हें हम संविधान में कहाँ पर देख सकते हैं? क्या प्रस्तावना में, क्या भाग 3 में, क्या भाग 4 में या भाग 1 में? देख लो फिर प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन कितना अच्छा बना। यानी भारतीय लोकतंत्र के आदर्श अगर देखने हैं तो आपको प्रस्तावना को देखना पड़ेगा। ठीक है, याद रख लेना, प्रस्तावना आंसर है इसका। यानी भारतीय संविधान के आदर्शों को देखने के लिए हम प्रस्तावना को देखेंगे पहले, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है? तो बता दूं, ये भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, याद रखना। और जो भीमराव अंबेडकर हुए थे उन्होंने आर्टिकल 32 को यानी संविधानों के वो क्या बोलते हैं, सॉरी, यानी आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा और, यानी अच्छे से याद कर लेना इसे, भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 को अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया, याद रखना, आत्मा और हृदय ये कहा गया भीमराव अंबेडकर के द्वारा। यही कहा जाता है इसी आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद रख लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि संविधान की आत्मा के रूप में कहा जाता है प्रस्तावना को, ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल संयुक्त राष्ट्र संघ खाली जगह सूची का विषय है। बताइए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल संयुक्त राष्ट्र संघ किस सूची का विषय है? देखो, राज्य के अंतर्गत तो राज्य के अंतर्गत आएगा, तो देश के अंतर्गत ही आएगा। वैश्विक, समवर्ती या संघ सूची? और संविधान में कहीं भी आपने वैश्विक सूची को तो कहीं पढ़ा ही नहीं होगा, इस वजह से सी को तो काट ही दो। ठीक है, और समवर्ती सूची में अलग विषय हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत वह विषय आते हैं जिस पर संघ सूची और राज्य सूची दोनों मिलकर के वो बना सकते हैं कानून। ठीक है, याद रखना, संघ और राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो याद रख लेना, देश से बाहर का कोई भी कानून बनेगा तो उसको शामिल किया जाएगा संघ सूची के अंतर्गत, याद रख लेना। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, यानी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और दवाखाने किस सूची के अंतर्गत आते हैं? बताइए, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और दवाखाने।
देखो आप 1-2 को कर लो अच्छे से, उसी से हो जाएगा। अस्पताल के बारे में पढ़ा होगा तो अस्पताल के बारे में तो पढ़ा ही होगा आपने अच्छे से कि जो अस्पताल है ये आता है संघ सूची के अंतर्गत, तो बाकी भले ही आपको याद ना हो तो इसी से हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये संघ सूची, इसका आंसर है संघ सूची के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 20, संसद को संघ सूची के विषय में कानून बनाने के लिए किस राज्य के राज्य सरकार से परामर्श लेना आवश्यक है? बताओ, संसद को संघ सूची के विषय में कानून बनाने के लिए किस राज्य के राज्य सरकार से परामर्श लेना आवश्यक है? तो बता दूं, इसमें वैसे तो आंसर ऑप्शन सी है, जम्मू कश्मीर, लेकिन जो 2019 में 370 आर्टिकल हटा है तो उस वजह से कह सकते हैं कि संसद को अब संपूर्ण भारत में संघ सूची के विषय पर समान अधिकार है, यानी समान रूप से कहीं भी कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, तो अब इस हिसाब से अब ये जम्मू कश्मीर स्पेशली नहीं है, याद रख लेना। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 8 है, याद रखना, और 28 राज्य 8 यूटीज हैं। ठीक है, याद रख लेना। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां यानी अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्तियां किसके पास हैं? यानी कह सकते हैं कि अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं भारतीय कानून के अनुसार? भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या राज्य? जैसे आपने पढ़ा होगा संवैधानिक विकास के बारे में, भारत शासन अधिनियम, फिट्स इंडिया एक्ट, उस सभी में पढ़ा होगा आपने, तो उसमें वायसराय को दी गई थी अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, लेकिन इसमें जो भारतीय संविधान के अनुसार जो अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, ये भारतीय संसद को दिया गया है, याद रखना। किसको? संसद को। प्रस्तावना का वह कौन सा गुण है जो यह कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य नागरिक का अनादर नहीं कर सकता? यानी बताओ, प्रस्तावना का वह कौन सा गुण है जो यह कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य का अनादर नहीं कर सकता, यानी किसी का अपमान नहीं कर सकता, किसी को नीच नहीं समझ सकता, खुद को ऊंचा नहीं समझ सकता किसी के मुकाबले? बताओ, क्या इसमें से न्याय, स्वतंत्रता, समानता या बंधुता? देखो, शब्द में ही आंसर रहता है, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो शब्द से ही आंसर निकाल लोगे। अगर किसी को समान बनाना है यानी किसी में कोई फ़र्क नहीं देखना है तो उसी हिसाब से बताओ। और इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट और बता देता हूँ कि इसमें अधिकतर आंसर कर देते हैं सभी समानता, यानी समानता आंसर कर देते हैं शब्द के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें जो आंसर है वो है बंधुता। याद रखना, बंधुता के अंतर्गत ये गुण है इसमें कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य नागरिक का अनादर नहीं करेगा, यानी भाईचारे की भावना, बंधुता से रहेंगे। जब भाई का रिश्ता आ जाएगा तो कोई किसी का अनादर कर ही नहीं सकता है। याद रखना, बंधुता। ठीक है, याद रख लेना। और ये बंधुता जो वर्ड है, बंधुता, स्वतंत्रता, समानता, मैंने बता दिया फ्रांस की उससे लिए गए। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रस्तावना में उल्लेख हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? भारत की सरकार, उच्च न्यायालय, भारतीय संसद या भारत के लोग? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। हम भारत के लोग, तो भारत की सरकार तो अलग है, उच्च न्यायालय भी अलग है, भारतीय संसद भी अलग है, तो भारत के लोग, यही अर्थ है इसका, हम भारत के लोग का। संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्श संविधान में हम कहाँ देख सकते हैं? तो आप इसे, जो ये पहला क्वेश्चन है, हम भारत के लोग, इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो किसी किसी व्यक्ति ने तो स्पेशली संविधान का निर्माण नहीं किया था। संविधान सभा में काफ़ी सदस्य थे, तो उन्हें संबोधित करने के लिए तो यही बोला जाएगा ना कि हम भारत के लोग, तो इसी हिसाब से समझ सकते हो। उसने अपने हिसाब से अपने लिए नहीं बोला था, स्पेशली पूरे भारत के लिए बोला था उन्होंने। ठीक है, जितनी भी भारत के लोग हैं उन सभी को सामूहिक रूप से लिया था इसमें। ठीक है, याद रखना। तो ये भारत के लोगों को संबोधित करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है आगे, संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्श संविधान में हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्श संविधान में हम कहाँ पर देख सकते हैं? क्या मूल अधिकार में देख सकते हैं? क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, प्रस्तावना में या मूल कर्तव्य में? देखो, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि प्रस्तावना संविधान का कितना इम्पोर्टेंट भाग हो जाता है, तो इसी हिसाब से कहूँगा मैं आपसे कि प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, अच्छे से जानो उसे। तो ठीक है, अच्छे से समझ लो कि संविधान में जो है
संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्श संविधान में हम केवल प्रस्तावना में देख सकते हैं, याद रखना। यानी संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्श संविधान की प्रस्तावना में मिलेंगे आपको। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत विदेशी अधिकार क्षेत्र किस सूची का विषय है? देखो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया कि देश से बाहर अगर विदेश से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए और सूची से संबंधित पूछे तो उसे आंख बंद करके टिक कर सकते हो संघ सूची। 99% सही हो जाएगा आपका, संघ सूची से संबंधित है। 7वीं अनुसूची के तहत विदेशी अधिकार क्षेत्र, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची का विषय है? देखो मैंने बताया था, ये भी पहले क्वेश्चन में आ चुका है, उसमें बताया था मैंने आर्टिकल 42 के बारे में कि जब 42वां आर्टिकल संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो उसके द्वारा 5 राज्य सूची के विषयों को निकाल करके संघ सूची में डाला गया था। तो उसमें फॉरेस्ट, एजुकेशन, माप एंड तोल और आपका माप एंड तोल, जनसंख्या नियंत्रण और ये जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, और 5वां विषय वन्यजीव संरक्षण। तो ये 42वें संविधान के द्वारा जोड़े गए थे संघ राज्य से समवर्ती सूची में। तो याद रखना ये जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है इस टाइम समवर्ती सूची का विषय है, याद रखना। ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, संविधान के सभी विधायी विषयों को 3 अनुसूचियों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। ठीक है, कुछ विषयों का किसी भी सूची में उल्लेख नहीं है और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? फिर बताओ, 3 अनुसूचियों के अंतर्गत सभी विषयों का प्रावधान किया गया है, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिसका प्रावधान इन अनुसूचियों के अंतर्गत नहीं है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार, यानी जो अभी पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने अवशिष्ट शक्तियां, तो ये समझ लो आप, ये जो इन सूचियों के अलावा जो भी विषय हैं उस पर कानून बना सकती है ओनली संसद। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या किसी विशिष्ट सूची में? तो बता दूं, ये जो आर्थिक नियोजन है ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, देखो यही देख लो, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, तो उसी हिसाब से देख लो कि आर्थिक नियोजन, तो ये समवर्ती सूची का विषय है, याद रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है, सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान में कहाँ व्यक्त किया गया है? सामाजिक न्याय की, अब जैसे बताया मैंने 3 प्रकार का न्याय है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। तो बताओ, सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान में कहाँ पर व्यक्त किया गया है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 या उद्देशिका? ये टॉपिक जो है स्पेशली प्रस्तावना यानी उद्देशिका से संबंधित है, तो अधिकतर क्वेश्चनों को करने में आपको कॉमन सेंस यूज करके तो बहुत आसानी हो रही होगी, कोई दिक्कत भी नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो समझ सकते हो कि सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है इसको संविधान में उद्देशिका में व्यक्त किया जा सकता है, याद रख लेना। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 14 के बारे में भी बता देता हूँ। आर्टिकल जो 14 है ये समानता का जो पहला अधिकार है, यानी मौलिक अधिकार, जो समानता का पहला अधिकार है जो 14 से 18 तक उसमें प्रावधान किए गए हैं। तो ये 14 में जो प्रावधान किए गए हैं ये भारत में सभी लोग, चाहे वो भारत के नागरिक हों या ना हो या अनागरिक हों, यानी विदेशी भी हों जो भारत में रह रहे हों, नज़र में सभी भी समान हैं। याद रखना, आर्टिकल 14 कहता है कि भारत में चाहे विदेशी या भारत के नागरिक सभी समान हैं। तो याद रख लेना, आर्टिकल 14 विदेशी और भारतीय नागरिक दोनों के लिए है। और आर्टिकल 16 जो है यह कहता है कि लोक नियोजन के अवसर में समानता केवल भारतीयों के लिए है, याद रखना। जो आर्टिकल 16 कहता है यह कहता है कि अवसर में समानता, यानी लोक नियोजन के अवसर में समानता, और यह केवल भारतीयों के लिए है। और आर्टिकल 15 महत्वपूर्ण आर्टिकल है, याद रख लेना। ये जो आर्टिकल 15 है यह धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको निषेध करता है, याद रख लेना। और यह भारतीयों और विदेशियों दोनों के लिए है। ठीक है, और ये 16 जो है ये ओनली भारतीयों के लिए है, लेकिन आर्टिकल 15 ये भारतीय और विदेशियों दोनों, नहीं सॉरी विदेशियों के लिए तो आर्टिकल ओनली 14 है, लेकिन जो 15 है ये भारतीय और विदेशी
नहीं, विदेशियों के लिए नहीं है, 15 तो केवल भारतीयों के लिए है, ठीक है, नागरिकों के लिए है, ओनली विदेशियों के लिए नहीं है। और धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग तथा जन्म स्थान, ये भी क्रम से पूछा जा सकता है, आपको अच्छे से याद कर लेना। जैसे लिख देता हूं आपके लिए, आर्टिकल 15 धर्म, जाति, इसके बाद है फिर मूल वंश, फिर इसके बाद है लिंग, और सबसे एंड में जन्म स्थान। ठीक है, तो ये 5 वर्ड याद कर लेना, क्रम से कर सकते हो, 5-6 बार रिवाइज करो, अच्छे से याद हो जाएंगे। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग तथा जन्म स्थान। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को ये निषेध करता है, याद रख लेना। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 31 है आगे, इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया? 42वें, 44वें, 52वें या इनमें से कोई नहीं? तो बता दूं, ये जो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों वर्ड हैं, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, याद रख लेना। कब जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों वर्ड 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। ये पूछा जा सकता है, अच्छे से याद कर लो इन तीनों को। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों वर्ड 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, ठीक है, याद रखना, ये मूल संविधान में नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? बताओ, क्या न्याय का उल्लेख नहीं है, क्या बंधुता का नहीं है, क्या प्रतिष्ठा की समानता, या वयस्क मताधिकार? बताओ कहाँ पर वो भारत की प्रस्तावना में इस चारों में से कौन सा नहीं है? तो बता दूं, इसका ऑप्शन डी सही है। वयस्क मताधिकार जो है संविधान में कहीं भी इसका कोई उल्लेख नहीं है। न्याय है, बंधुता है, प्रतिष्ठा की समानता है, ठीक है, तो याद रखना। और जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जो मताधिकार की आयु थी उसे घटा करके 21 वर्ष से घटा करके 18 कर दिया गया था, याद रखना। ये हुआ था 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन ये शायद 1989 में हुआ था, ठीक है, याद रख लेना। और इसके द्वारा जो मताधिकार की आयु थी 21 से घटा करके 18 कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल कानून है? तो बता दूं, ये बता दिया मैंने, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है ये, और ये 10वीं अनुसूची से संबंधित है। संघ सूची और सम्मति सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। बताइए, संघ सूची और सम्मति सूची के विषयों पर कानून कौन बना सकता है? लोकसभा, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड? तो याद रखना, संघ सूची और सम्मति सूची के विषयों पर कानून बना सकती है संसद, ठीक है। और संसद में जो है ये लोकसभा संसद का पार्ट है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपने पढ़ा होगा कि संसद के अंतर्गत जो आते हैं, जैसे लोकसभा, लिख देता हूँ यहाँ पर, संसद पहले हो गया, संसद लोकसभा, फिर इसमें राज्यसभा, और तीसरा हो गया राष्ट्रपति। तो इन तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है, याद रखना। और इसे याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक सी है, जैसे संसद लोकसभा और इसके लिए राज्यसभा के लिए बहुत पुरानी है, स्टार्टिंग 4-5 की क्लास से। जैसे एक नाम याद कर लो, सरला, ठीक है। तो सा से संसद, आर से राज्यसभा, ला से लोकसभा, ठीक है। तो इससे आर्टिकल हो जाएगा 79 में तो उल्लेख है संसद का, 80 में है राज्यसभा का, और 81 में है लोकसभा का, याद रखना। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया गया है? दोबारा देखो, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में, यानी किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया गया है? बताओ।
बताया था मैंने आपको, अच्छे से बताओ। ये कन्फ्यूजन वाली हैं। जो अनुसूची 4, 5 और 6 हैं, इन 3 अनुसूचियों को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि कन्फ्यूजन जो होता है अधिकतर इन 3 अनुसूचियों में ही होता है। तो मैं कहूँगा आपसे 4, 5 और 6 अच्छे से याद कर लो, बाकी सभी तो सिंपल हैं याद करना। जैसे मैंने चौथी अनुसूची में आपको बताया था, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन था जनसंख्या के आधार पर। और जो 5वीं अनुसूची थी उसमें बताया था मैंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के क्षेत्रों के नियंत्रण एवं प्रशासन के विषय में बताया था। तो याद रखना ये अनुसूची संबंधित है 5वीं से। और 6ठी अनुसूची जो उत्तर पूर्वी 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22, 32, 42 या 5? तो बता दूं, भारतीय संविधान में भाग तो 22 हैं, लेकिन संशोधन के बाद देखा जाए तो अगर जैसे संशोधन के हिसाब से, अगर संख्या के हिसाब से देखोगे तो तकरीबन 25 भाग हो जाते हैं, लेकिन ये गिने 22 ही जाएंगे, क्योंकि वो पता है कैसे जुड़े, जैसे 9 भाग है संविधान में। तो अब ये संविधान में 9 भाग के द्वारा, जैसे 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा पंचायतों के प्रावधान जोड़े गए, उसका प्रावधान किया गया 9A में। ठीक है, तो ये एक भाग हो गया। उसके बाद 74वां हुआ, उसके द्वारा जोड़ा गया 9B को। नहीं, सॉरी, जो 9 था, 9 भाग था, इसमें पंचायत, 9A में नगर पालिकाएं, और फिर ये सहकारियाँ यानी सहकारी समितियों से संबंधित 9B। तो उसी हिसाब से अगर ऐसे संख्या गिनोगे, 9A को भी संविधान का भाग लगाओगे तो 25 से ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये 22 ही हैं, तो उसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखना। उदारवाद का प्रतीक है, उदारवाद का उदारीकरण, प्रकृति और व्यवहार, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता, धार्मिक संरक्षणवादी। तो बताओ उदारवाद का प्रतीक क्या है? बताओ उदारवाद का प्रतीक। तो बता देता हूँ, उदारवाद का जो प्रतीक है, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता, यानी सभी को राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता है, तो उदारवाद का प्रतीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी आपने, तो उसमें उदारीकरण के बारे में पढ़ा होगा, यानी उदारीकरण, जो उदारीकरण की नीति लाई गई थी वो 1991-92 में आई थी। ठीक है, तो इसके द्वारा जो उदारीकरण किया गया था, यानी भारत की जो पहले अर्थव्यवस्था थी वो बंद अर्थव्यवस्था थी, इसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था को ओपन कर दिया गया, यानी भारत का जो व्यापार है अब और देशों के साथ भी हो सकता है। ठीक है, उसका वैश्वीकरण कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना। तो उदारीकरण के तहत ही कैसे कह सकते हैं इसमें, यानी उदारीकरण की एक सिंपल परिभाषा ऐसे बना सकते हो कि अर्थव्यवस्था में नियमों का सरलीकरण, यानी जो कठिन नियम पहले थे उसको सरल कर दिया, तो वही उदारीकरण है। निजीकरण, यानी अर्थव्यवस्था में आंतरिक अर्थव्यवस्था में नियमों का सरलीकरण, निजीकरण। और वैश्वीकरण, बाह्य अर्थव्यवस्था के नियमों का सरलीकरण, यानी विदेशों के लिए सरलीकरण कर दिया जाए तो वैश्वीकरण हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना। तो ये उदारीकरण, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता, यह उदारवाद का प्रतीक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है इसका, याद रख लेना। आगे क्वेश्चन है 38। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? बताओ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है? क्या इसमें देखो ऑप्शन, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का, समाजवादी का, धर्मनिरपेक्ष का या संघीय का? देखो ये भी प्रस्तावना से होगा क्वेश्चन। मैं जब तक ये पूरी क्लास करूँगा तब तक आप सभी से अच्छे से कहता रहूँगा, बार बार कहूँगा कि आप प्रस्तावना को बार बार अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, जब तक अच्छे से ना हो जाए तब तक पढ़ो। ठीक है, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है ये सभी, और सिंपल हो जाएगा। अगर प्रस्तावना कर ली तो कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपको। देखो प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक ये सभी पढ़े हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, ये सभी स्टार्टिंग में।
जैसे स्टार्टिंग में दिया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, तो ये सभी तो स्टार्टिंग में प्रस्तावना में दिए हुए हैं, लेकिन ये संघीय का कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है। तो याद रखना ऑप्शन डी सही है इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं था? बताइए, संविधान जब लागू हुआ था उस टाइम कौन सा इन चारों वर्णों में से संविधान में नहीं था? क्या स्वतंत्रता, समानता, समाजवादी या न्याय? बताओ, मूल संविधान में कौन सा शामिल नहीं था इन चारों में से? देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। इसमें आप एक तरह ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा देना या फिर कंफ्यूज हो जाएं कि जैसे मैंने बताया था आपको कि स्वतंत्रता, समानता और ये जो बंधुता, ये जो वर्ड हैं ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए थे। ठीक है, फ्रांस की क्रांति से लिए गए थे स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है, और जो ये समाजवाद वर्ड है, समाजवाद को लिया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस वजह से इसका आंसर तो ये हो जाएगा कि मूल संविधान में अगर कोई संविधान संशोधन हुआ तो वो मूल संविधान में नहीं है। ठीक है, कॉमन सेंस है, यही कर सकते हो कि जो संविधान संशोधन के द्वारा होगा तो वो मूल संविधान में नहीं है, यानी जो मूल संविधान है संशोधन तो उसी में होगा ना। तो उस हिसाब से इसका आंसर तो हो गया ऑप्शन सी। लेकिन कन्फ्यूजन करने वाला ऐसे है ये क्वेश्चन कि स्वतंत्रता, समानता और ये बंधुता जो शब्द हैं फ्रांस की क्रांति से लिए गए। ठीक है, मैं बता दिया। लेकिन आपने देखा होगा कि जो भारतीय संविधान पारित हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। लेकिन जो रूस की क्रांति हुई थी, उसकी फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उससे लिए गए ये दोनों वर्ड, यानी कहें तो तीसरा भी वर्ड था वो बंधुता, वो इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 को, तो संविधान के पारित या लागू होने से तो पहले ही हुई थी। तो पहले ही जैसे विदेशी स्रोत लिए तो उसी के साथ ले लिया ये, तो कह सकते हैं कि ये तो मूल संविधान में थे। ठीक है, कन्फ्यूजन तो नहीं होंगे, अब कैसे भी समझ गए होंगे अच्छे से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समाजवाद, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 42वें के द्वारा इसके अलावा पंथ निरपेक्ष शब्द को भी जोड़ा गया, अखंडता को भी जोड़ा गया। लिख देता हूँ और आपके सामने कि जैसे 42वें के द्वारा 1976 में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और ये अखंडता, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखना अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो खाली जगह किस सूची का विषय है? बताइए। केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो, यानी ऐसे कह दो CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो बताओ किस सूची का है ये? ठीक है, तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संघ सूची का विषय है CBI, याद रखना। इसके अलावा और बता दूं, जैसे रक्षा है, सैन्य बल है, परमाणु शक्ति हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे UNO से संबंधित है, और आपके विदेशी मामले हो गए, मैंने बता दिया पहले ही, नागरिकता, रेलवे, पासपोर्ट, ये सभी युद्ध और शांति भी, यानी अन्य देशों के साथ, और जनगणना भी इसी का है। ठीक है, याद रख लेना। और सुप्रीम कोर्ट हो गया आपका, हाई कोर्ट भी हो गया, UPSC हो गया, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं राज्य सूची में। आगे 41वां संविधान, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में वर्णित विकलांग और बेरोजगारों को राहत किस सूची का विषय है? विकलांग और बेरोजगारों को राहत, यानी विकलांग और बेरोजगार ये किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ, राज्य, वैश्विक या समवर्ती? तो याद रखना विकलांगों का विषय जो आता है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची में बता दूं, जैसे स्थानीय स्वशासन हो गया, ये राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। शराब के बारे में याद रख लेना, पूछा जा सकता है कि शराब आता है आपका राज्य सूची के अंतर्गत, याद रखना। कृषि हो गया, सिंचाई, भूमि, ये तो सिंपल है, याद कर सकते हो। मनोरंजन जैसे मेला वगैरह जो होते हैं,
ये सभी इसी के अंदर, विकलांग और ये सड़कें भी आती हैं इसी के अंदर राज्य सूची के, याद रखना अच्छे से। राज्यसभा में सीटों का आवंटन इनमें से किस सूची का, बताया था मैंने, चौथी अनुसूची का विषय है और जनसंख्या के अनुपात में ये सीटें आवंटित की जाती हैं, याद रखना। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है, 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी है ये बताओ। देखो मूल संविधान जो हुआ था, मूल संविधान जो था उसमें कुल 14 भाषाएं थी, मैंने बता दिया पहले ही क्वेश्चन में, अब 22 हैं, ठीक है। और ये बाकी जो भाषाएं जोड़ी गई, 8 भाषाएं जो जोड़ी गई 21वें और 21वां संविधान, 67वां, 67वां और 92वां, ये 67वां नहीं है, मैं इसी पर बार बार कंफ्यूज क्यों होता हूँ। ये संविधान संशोधन हुए थे पहला हुआ 21वां सिंधी जोड़ी, फिर हुआ 71वां नेपाली मणिपुरी और कोंकणी, फिर हुआ आपका 92वां 1992 में बोडो डोंगरी मैथिली संताली, ये 4 भाषाएं, याद रखना। तो 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 44 है, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था तब भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, बताओ। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक स्थिति क्या थी, बताओ। ये शब्द देखो प्रस्तावना से ही संबंधित है। लोकतांत्रिक गणराज्य, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, याद रखना ऐसे काट सकते हो कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को जोड़ा गया था 42वें के द्वारा, इसमें भी है तो ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही कट गए, तीसरे में भी है तो ये भी कट गया, ठीक है। नहीं सॉरी, देखो मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा, तो आप तो मेरे साथ ऐसी गलती मत करना कि जैसे देखो लोकतांत्रिक, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक, ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन हो ही जाएगा। इसके अलावा और देख लो कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, तो ये दोनों हो गए इसमें, ठीक है, ये तो दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, इसमें देखो याद रखना ये जो धर्मनिरपेक्ष वर्ड है या पंथ निरपेक्ष, इसको 42वें के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, और ये समाजवादी भी 42वें के द्वारा, तो इस वजह से इसका सही हो जाता है ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखना। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, 3, 2, 1 या कभी नहीं। तो बता दूं जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मात्र 1 बार संशोधन किया गया है, याद रखना, और जिसके द्वारा 3 वर्ड जोड़े गए, मैंने पहले ही बताया, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्वेश्चन नंबर 46 है आगे, शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है। शिक्षा पहले राज्य सूची का था, अब समवर्ती सूची का है, जिसे 42वें संविधान के द्वारा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक का सूची, तो बता दूं भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये संघ सूची के अंतर्गत आती है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है, व्यापार, कृषि, पथकर या व्यापार मेले। देखो कृषि मैंने बताया राज्य सूची, व्यापार मेले राज्य सूची, पथकर यानी रोड पर जो कर यानी मार्ग या सड़क कर कह सकते हो, तो सड़क जब राज्य सूची के अंतर्गत आती है तो उस पर कर भी जो लगेगा वो भी राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। तो व्यापार संघ ये आता है उसके संघ सूची के अंतर्गत। इनमें से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और त्रिपुरा। आपने पढ़ा होगा 28 राज्य और 8 यूटीज हैं, तो भारत में ये त्रिपुरा तो राज्य है, सिंपल है क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो याद रखना भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अधार्मिक, धर्म के विरुद्ध या लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान नहीं देना। तो याद रखना ये पहला ऑप्शन सही है, यानी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, सभी धर्म समान हैं, सभी को समान माना जाएगा, कोई धर्म ऊंचा और कोई नीचा नहीं है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या संघ। तो बता दूं प्रस्तावना में कहीं भी संघ का कोई उल्लेख नहीं है।
लोकप्रिय संप्रभुता क्या है? जनता का प्रभुत्व, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, न्यायपालिका का प्रभुत्व या विधायिका का प्रभुत्व? तो बता दूं इसका ऑप्शन सी सही है, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। यह लोकप्रिय प्रभुत्व है, याद रखना। लोकप्रिय प्रभुसत्ता, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व हो जिस सत्ता में, वो लोकप्रिय सत्ता होती है। निम्न में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? देखो, जनगणना, बैंकिंग, मजदूर संघ या विदेशी कर्ज। देखो, जनगणना भी है, बैंकिंग भी है और विदेशी कर्ज, लेकिन मजदूर संघ यह राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? 47, 66, 97 और 100। देखो, ये विषयों की संख्या बता देता हूँ आपको अच्छे से कि जैसे भारत में 3 विषय हैं, वो 3 सूची हैं। पहले संघ सूची को देखो, संघ सूची, संघ सूची जो है इसमें मूल संविधान जो था उसमें कुल विषय थे 100। नहीं, मूल संविधान जो था उसमें थे, याद कर लो, मैं भूल रहा हूँ इसमें थोड़ा, यानी हाँ 100 ही थे इसमें। कितने से? 100। लेकिन ये वर्तमान में 97 गिने जाते हैं, याद रखना। ठीक है। उसके बाद राज्य सूची देखो, राज्य सूची में 66 विषय थे। कितने थे? 66। लेकिन 5 लिखा दिया 42वें के द्वारा, तो अब हैं इसमें 61। और समवर्ती में पहले थे 47 विषय। कितने? 47। 5 42वें के द्वारा जोड़ दिए, तो अब हो गए वर्तमान में 52। तो याद रखना, संघ सूची में कितने? संघ सूची में 97। भले ही 100 हैं, लेकिन आंसर इसका आप 97 लगाओगे, क्योंकि 97 ही गिने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? बताया था मैंने, पहली अनुसूची जी राज्य और केंद्र शासित से, दूसरी अनुसूची पेंशन वेतन भत्तों से, तीसरी शपथ से और छठी ये 4 उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनसे संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई? अब इसमें सभी देखनी है कि कौन कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई। जैसे देखो, अंग्रेजी, सिंधी, मराठी या संस्कृत। संस्कृत, सिंधी, कोंकणी या मणिपुरी। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी या नेपाली। तो आपको यही ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। सिंधी जोड़ी गई थी 21वें के द्वारा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये जोड़ी गई तीनों 71वें के द्वारा, याद रखना। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दिया गया है? भाग 3 में आर्टिकल आपका 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, याद रखना। निम्न शब्दों को प्रस्तावना के किस क्रम में रखा गया है? देखो, सबसे पहले कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। देखो, प्रस्तावना बोलो आप मेरे साथ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखो ये क्रम भी पूछा जाता है। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, जैसे सबसे पहले आ गया 3 पर है, एक सेकंड थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ, इसे आसानी होगी आपके सामने समझने में। कि जैसे देखो, सबसे पहले स्थान पर देखो, पहले पर आएगा आपका 3 नंबर प्रभुत्व संपन्न। ठीक है। उसके बाद दूसरे पर आएगा भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। उसके बाद आएगा दूसरे पर दूसरा समाजवादी। फिर आएगा चौथा धर्मनिरपेक्ष। फिर आएगा पहला लोकतांत्रिक। फिर आएगा 5वां गणतंत्र। ठीक है। तो 3 2 4 1 ऑप्शन देख लो, 3 2 4 1, 3 2 4 1 ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 2 4 1। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया? तो बता दिया था मैंने उद्देश्य प्रस्ताव।
13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, याद रखना। और यही आगे चल करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का कहलाई। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुता का क्या अर्थ है? मित्रता, राजत्व, प्यार और लगाव या भाईचारा? तो बता दूं, ये जो बंधुता है इसका मतलब है भाईचारा, याद रखना। क्या है? भाईचारा। ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तीनों अनुसूचियों से। बताओ। ऑप्शन ए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये अनुसूची 4 से। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी, याद रखना। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कृषि, पहला ही सही है इसका, बिल्कुल बता दिया बार बार। सिविल मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत आदि के मामलों पर संविधान ने किसे कानून बनाने का अधिकार दिया है? बताओ। सिविल मामलों में यानी विवाह, तलाक, विरासत ऐसे मामलों में कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? केंद्र को संविधान की संघ सूची के अंतर्गत, राज्य को संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत, केंद्र और राज्यों को संविधान की समवर्ती सूची के, या धार्मिक प्राधिकार जो व्यक्तिगत मामलों से संबंधित है उसको। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन सी सही है, यानी केंद्र और राज्य को संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है। जैसे संविधान की जो समवर्ती सूची है उसके विषयों पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं, ठीक है, याद रखना। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है? संस्कृत, सिंधी, अंग्रेजी या नेपाली? तो आपको बता दूं, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल भाषाएं थीं 14, उसमें संस्कृत थी, लेकिन अंग्रेजी जो है ना तो पहले थी ना अब है। और ये जो सिंधी और नेपाली हैं ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। तो याद रख लेना, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। संविधान की अनुसूची जो 8 है उसमें आज भी ये अंग्रेजी नहीं है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो बता दूं, भारतीय संघ में कुल 28 राज्य हैं और 8 ही यूटीज हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? ये भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक है। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक देश है, यह संसदीय लोकतांत्रिक देश है, निश्चित समय के लिए राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, या उपरोक्त सभी? याद रखना, गणतंत्र से मतलब ये होता है कि जो जिस देश का अध्यक्ष या प्रधान या मुखिया कोई भी हो वो निर्वाचित होता हो, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि निश्चित समय के लिए राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, याद रखना। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या एक गणराज्य? देखो, वैसे तो ये सभी ऑप्शन दिए हुए हैं संविधान प्रस्तावना में, लेकिन एक तो प्राथमिकता उसको दी जाती है कि क्रम के आधार पर हो ऑप्शन, या फिर एक मतलब जिसमें ज़्यादा ऑप्शन हो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, और एक ये कि अगर क्रम के हिसाब से लिखे हुए हों तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो आप ये देखो, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, लेकिन इसमें ज़्यादा है संख्या के हिसाब से, तो इसको भी प्राथमिकता दी जाएगी। और क्रम के हिसाब से भी देखें कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, तो यह क्रम के आधार पर भी ऑप्शन सी ठीक है, ठीक है। तो याद रखना, ऑप्शन सी सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? मजदूर संघ, शेयर बाजार और वायदा बाजार, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, या जंगल? तो बता दूं, इसमें देखो आपने जैसे 42वें के द्वारा जंगल फॉरेस्ट, ये देखो जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, और ये मजदूर संघ भी ये समवर्ती के अंतर्गत आता है। लेकिन शेयर बाजार, मैंने बताया था शेयर बाजार, यूपीएससी, ये सभी जो हैं ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, आरबीआई भी। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य के नाम और उसके अनुच्छेदों का उल्लेख है? तो पहली अनुसूची में सिंपल है,
निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ बिल्कुल नहीं आएगी। मैंने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय कोई लग जाए तो संघ सूची से संबंधित है 99%। मजदूर संघ, नागरिकता, स्थानीय स्वशासन, नागरिकता के बारे में भी मैंने बता दिया है आपको। नागरिकता के बारे में बताओ कि किस में आएगी। तो इसमें आंसर तो देख लो, इसका आंसर है ऑप्शन बी, मजदूर संघ समवर्ती में, अंतर्राष्ट्रीय नदियां संघ सूची में, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची में, और ये नागरिकता भी आएगी आपकी संघ सूची में, याद रखना। क्योंकि नागरिकता जो है भारत में एकल नागरिकता है, तो संपूर्ण देश के लिए एकल नागरिकता होगी, एक ही नागरिकता है, तो संघ भी संपूर्ण देश के लिए है, तो उसी हिसाब से समझ सकते हो। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन किस सूची का विषय है? व्यापारिक संगठन बताओ किस सूची के अंतर्गत आता है व्यापारिक संगठन? इसमें याद रख लेना अच्छे से कि व्यापारिक संगठन जो है समवर्ती सूची का विषय है। केशवानंद भारती बना भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय ऐतिहासिक महत्व रखता है। एक तो इसलिए रखता है कि जो ये जो केशवानंद भारती मामला था, याद रखना ये 1973 का मामला है, ठीक है। केशवानंद भारती बना भारत संघ मामला जो है ये 1973 का है, और इसमें सबसे अधिक 13 जजों की पीठ बैठी थी, यानी ये सबसे बड़ी पीठ जो बैठी थी केशवानंद भारती मामले में। संवैधानिक पीठ के बारे में पूछा जाता है कि किस केस में सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बैठी थी, ठीक है। तो याद रख लेना ये 13 जज जो बैठे थे इसमें। और इसके बारे में देख लो कि यह इसका ऐतिहासिक महत्व क्यों है। धर्म का उपयोग राजनीतिक में ख़त्म करना, इसके द्वारा देश से अस्पृश्यता को ख़त्म करना, किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार को ख़त्म नहीं किया जाएगा, संविधान के मूल ढांचे के लिए फेमस है, ये याद रखना। इसी के 1973 के तहत ही ये मूल ढांचा जो है निकल करके आया था, यानी मूल ढांचे शब्द का प्रावधान जो आया था इसी के तहत आया था 1973 केशवानंद भारती के मामले के तहत, याद रख लेना। निम्नलिखित में से एक संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, तो याद रख लो इसमें नागालैंड राज्य है, बाकी सभी केंद्र शासित हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का क्या अर्थ होता है? बताओ अवशिष्ट शक्तियों का अर्थ। अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार तो संसद को है, लेकिन अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार क्या होता है? इसका मतलब क्या ये होता है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित मुद्दे, आंतरिक आपात से संबंधित विधायी शक्तियाँ, ऐसी विधायी शक्ति जिनका उपयोग केंद्र और राज्य दोनों कर सकते हैं, या वह विधायी शक्ति जो संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत नहीं दी गई है। तो बता दूं ये जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं इसका मतलब होता है वह विधायी शक्ति जो संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत नहीं आते हैं, याद रख लेना। और इस पर कानून ओनली संसद बना सकती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो बता दूं ये सिख भाषा कहीं भी नहीं है 8वीं अनुसूची में। नेपाल कोंकणी 71वें से, सिंधी 21वें और कन्नड़ भी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी नहीं, कन्नड़ भी है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित शोधन, अक्षमता और दिवाला किस सूची का विषय है? बताओ शोधन, अक्षमता और दिवाला। तो बता दूं ये समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित? तो बता दूं ये 10वीं अनुसूची और 52वें संविधान के द्वारा जोड़े गए। तो इस तरह से क्लास ये कंप्लीट होती है। प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपके सामने देखे। बताइए दोस्तों कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है मुझे मेरी आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें, जिससे मुझे भी मनोबल, मेरा भी मनोबल बढ़े और अच्छी ऐसी वीडियो लाता रहूँ आपके सामने। क्योंकि आपसे मनोबल बढ़ेगा तभी तो मैं और आपके लिए अच्छे कंटेंट लाऊंगा, जिससे मुझे खुशी होगी आपको पढ़ाने में। और आप ही अपनी तरफ से कुछ जोश नहीं दिखाओगे तो मैं खुद आपसे पहले स्लो पढ़ जाऊँगा। तो उसी वजह से मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर अगली क्लास में लेकर के आऊँगा इसी हिसाब से अगला टॉपिक पॉलिटी का, सभी सब्जेक्ट का मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ।
तो उसी हिसाब से आप पढ़ते रहें। दिन रोज़ मैं कंटेंट में सुधार करूँगा और अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ मैं डेली कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। तो आप तो बस पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवाइज़ करिए, वीडियो को बार बार नोट्स बनाइए, प्रॉपर लिखते चलिए, उन्हें रिवाइज़ करिए और हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहिए। बाय।